महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत यूनिट 3 संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा टॉपिक है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि संस्कृति जो है मानव के पास ऐसी अद्भुत क्षमता पाई जाती है जिसके कारण मानव अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना जाता है। मानव अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना जाता है। मानव के पास ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण वह अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना जाता है। नंबर 1, सीधे खड़े होने की क्षमता। नंबर 2, घूमता हुआ अंगूठा। नंबर 3, तीक्ष्ण दृष्टि। नंबर 4, मेधावी मस्तिष्क। नंबर 4, मेधावी मस्तिष्क। नंबर 5, भाषा शैली। और नंबर 6, प्रतीक एवं निर्माणों की क्षमता और संस्कृति का विकास। ये मानव के पास में अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसलिए मानव पशु प्राणी से सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना जाता है। मानव पशु प्राणी से सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना जाता है क्योंकि उसके पास शारीरिक मानसिक क्षमताएं पाई जाती है जिसके कारण अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना जाता है। उनके पास भाषा शैली होती है और व्यक्तित्व के निर्माण करने की क्षमता होती है तथा अनेक विश्वास और व्यवहार को जन्म देती है। तो संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा हमारा टॉपिक है। तो अर्थ को समझाते हुए बताया गया है कि संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृत दोनों ही शब्द संस्कार से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? संस्कार से बने हुए हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। कुछ कृत्यों की पूर्ति करना ही संस्कार कहलाता है। जैसे 16 संस्कार हैं, जन्म मूलक संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विवाह संस्कार, विद्या उपार्जन संस्कार। तो ये संस्कार हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अनेक व्यक्ति को संस्कारों से गुजरना पड़ता है, यानी कि बालक को 16 जो संस्कार है वो संस्कार जो है एक व्यक्ति द्वारा व्यक्ति में संपन्न किए जाते हैं। इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत एवं दृष्टिकोण के आधार पर दी है, जिसमें नंबर 1 है हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार। हर्स्कोविट्ज़ क्या कहता है? संस्कृति पर्यावरण मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण मानव निर्मित भाग है। अर्थात जो संस्कृति है, जहाँ जहाँ भी मानव निवास करता है, जहाँ जहाँ भी मानव है, वहाँ वहाँ पर संस्कृति पाई जाती है। और संस्कृति कितने प्रकार की होती है?
दो प्रकार की होती है। नंबर 1 भौतिक संस्कृति और नंबर 2 अभौतिक संस्कृति। नंबर 1 भौतिक संस्कृति और नंबर 2 अभौतिक संस्कृति। अर्थात भौतिक संस्कृति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, ऐसी संस्कृति भौतिक संस्कृति कहलाती है। और अभौतिक संस्कृति जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ऐसी संस्कृति अभौतिक संस्कृति कहलाती है। ऐसी संस्कृति कहलाती है, अभौतिक संस्कृति कहलाती है। दूसरी परिभाषा विद्वान हावल ने दी है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों और प्रतिमानों का योग है। क्या? संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों और प्रतिमानों का योग है। प्रतिमान समाज के वे मूल्य है, समाज के वे मानदंड है जो व्यक्ति को उचित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, सही व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं या नियंत्रण बनाए रखते हैं, वो प्रतिमान कहलाते हैं। तीसरी जो परिभाषा है डॉक्टर दुबे ने दी है कि सीखे हुए व्यवहार एवं प्रतिमानों की समग्रता जो विशिष्ट समूह को प्रदान करती है। सीखे हुए व्यवहार एवं प्रतिमानों की समग्रता जो विशिष्ट समूह को प्रदान करती है, वह संस्कृति कहलाती है। वह क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। तो हमें संस्कृति को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा को परिभाषित करना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए इसी संस्कृति का जो चैप्टर चल रहा है वो है संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताएं। संस्कृति की क्या प्रकृति है? प्रकृति कह सकते हैं या इसको विशेषता कह सकते हैं। प्रश्न कभी बार पूछा जाता है कि संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है इसमें, संस्कृति मानव निर्मित है। पहला पॉइंट क्या है? संस्कृति मानव निर्मित है। कहने का मतलब ये है कि संस्कृति मनुष्य समाज में पाई जाती है जो व्यक्ति के मानसिक शारीरिक विशेषताएं जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाले हाथ, अंगूठे की स्थिति, गर्दन की स्थिति आदि अन्य प्राणियों को भिन्न बनाती है। इसी के कारण संस्कृति को निर्मित और विकसित कहा जाता है। अन्य प्राणी में इस तरह की संस्कृति का विकास नहीं है। संस्कृति जो है सिर्फ मानव निर्मित है। किसके द्वारा? मानव निर्मित है। कुछ जैसे आपको संस्कृति की मैंने परिभाषा दी है कि संस्कृति मानव पर्यावरण का एक भाग है, लेकिन जो पठार है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है। ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है। तो कुछ संस्कृति है जो मानव ने नहीं बनाई है, प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। जैसे पहाड़ है, मानव ने नहीं बनाए, नदी है, तालाब है, झरने हैं, ये सारी चीज़ें। तो संस्कृति क्या है? मानव निर्मित है। अर्थात संस्कृति केवल मनुष्य समाज में पाई जाती है जो ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषता जिसमें विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जाने वाली शक्ति, आँखें, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाले हाथ आदि, अंगूठे की स्थिति, गर्दन की स्थिति प्राणियों को जो है भिन्न बनाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को एक विकसित प्राणी के रूप में मानती है, विकसित प्राणी कहा जाता है। दूसरा है संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति सीखी जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपना
जीवन में जैसे ही बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है तो वह सीखता है, और सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिकरण कहलाती है। तो मानव जब एक पीढ़ी में किसी चीज़ को सीखता है, ज्ञान में वृद्धि करता है, ज्ञान को सीखता है, और वह सीखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस चीज़ को हस्तांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस चीज़ को हस्तांतरित करता है। क्या? संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। तीसरा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट है, प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की क्या होती है? विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती है। अर्थात प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। जैसे आप लिया जाए कि हर समाज में विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है, जिसमें ज्ञान के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर और कल्चर के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे नगरीय समाज, ग्रामीण समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज, पाश्चात्य एवं पूर्वी इनमें पाश्चात्य एवं पूर्वी संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि नगरीय समाज, ग्रामीण समाज की जो संस्कृति है, ग्रामीण लोगों का जो रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, आचार विचार है, तौर तरीके हैं, वो साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं। जबकि नगरीय समाज के लोगों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, तौर तरीके में भिन्नता पाई जाती है। तौर तरीके में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। ऐसे ही आप हिंदू समाज को ले लें। हिंदू समाज, हमारे तीज त्यौहार, हिंदुओं के तीज त्यौहार है, रीति रिवाज है, उनकी प्रणाली है, परंपराएं हैं, वो मुस्लिम समाज से, विवाह के तरीके हैं, वो मुस्लिम समाज से भिन्न पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज की अलग अलग संस्कृति होती है, जो पाश्चात्य एवं पूर्वी संस्कृतियों में इनकी झलक देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। पांचवा पॉइंट कौन सा है? संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। अर्थात संस्कृति समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति 5, 10, 100, 200 व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व नहीं करती, वरन समाज या समूहों के अधिकांश लोगों का भी ये प्रतिनिधित्व करती है। सांस्कृतिक आदतों, व्यवहारों, अनुभवों की ये उपज मानी जाती है। संस्कृति समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति समाज की जीवन विधि का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो कह सकते हैं कि संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। अर्थात संस्कृति किसकी उपज होती है? समाज की उपज होती है। और संस्कृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 भौतिक संस्कृति और नंबर 2 अभौतिक संस्कृति। नंबर 1 भौतिक संस्कृति, नंबर 2 अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति है जो समाज में पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति समाज में रहकर उनको सीखता है और सीखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। जैसे प्रथा है, परंपरा है, रीति रिवाज है,
जनरीति है, लोकरीति है, ये जो है अभौतिक संस्कृति में आती है, जो दिखाई नहीं देती, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी संस्कृति अभौतिक संस्कृति कहलाती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, अर्थात समाज में व्यक्ति रहकर संस्कृति को सीखता है और सीख कर जो है समाज की जो है अपने जीवन का, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये संपूर्ण समाज की जीवन विधि मानी जाती है और संपूर्ण समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती है। छठा पॉइंट है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। चाहे वो समूह छोटा समूह हो, चाहे बड़ा समूह हो, जैसे सामाजिक समूह, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, कोई सा भी समूह हो सकता है। समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है। समूह के लिए संस्कृति क्या होती है? आदर्श होती है। समूह के लोग संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे व्यवहारों और विचारों को ढालते हैं। संस्कृतियों की तुलना की जाती है और अपनी संस्कृति को आदर्श बनाने का प्रयास किया जाता है। अच्छाइयों का उल्लेख किया जाता है। संस्कृति मतलब कि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, अर्थात कोई सा भी समूह हो जिसमें व्यक्ति समूह में रहकर संस्कृति को सीखता है और अपने आप में एक आदर्श प्राणी बनता है या आदर्श प्राणी कहलाता है। वो कैसे? संस्कृति को सीख कर वो अपने विचारों और व्यवहारों में, समूह में रहकर अपने विचारों और व्यवहारों में ढल जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या? संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं होती है, उसकी पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण किया जाता है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण किया जाता है। शारीरिक आवश्यकता हो या मानसिक आवश्यकता हो, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है संस्कृति का विकास किया जाता है। मानव जो, जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। आप कह सकते हैं कि हम अभौतिक संस्कृति से तो जुड़े होते ही हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति के साथ साथ भौतिक संस्कृति के साथ में भी हम जुड़े होते हैं। जैसे एक अध्यापक होता है, उसका संबंध छात्रों से होता है, छात्राओं से होता है, यानी कि छात्राओं को वो पढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे भौतिक संस्कृति जिसको हम देख सकते हैं, जैसे एक टीचर पढ़ाता है बोर्ड पे, तो टीचर का संपर्क, टीचर बोर्ड के बिना नहीं पढ़ा सकता। तो टीचर किससे कनेक्ट है? जुड़ा हुआ है बोर्ड से। टीचर के पास बोर्ड पे पढ़ाने के लिए क्या होगा? चौक होगा। मिटाने के लिए क्या होगा? डस्टर होगा। पढ़ाने के लिए क्या होगा? लेक्चर स्टैंड होगा। पढ़ाने के लिए किसकी सहायता ली जाएगी? पुस्तक की सहायता ली जाएगी। तो ये क्या है? भौतिक संबंध है। ये भौतिक संबंध है जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे आप कक्षा में जाते हो, तो कक्षा में आपको जाते ही आप कक्षाओं में बैठते हो, तो आपको कुर्सी टेबल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कुर्सी टेबल की जरूरत होती है। तो आप किस पर बैठे हो? कुर्सी टेबल पे। तो आप जुड़ गए हैं कुर्सी टेबल पे से। कहने का मतलब है कि आप भौतिक संस्कृति से भी हम जुड़े होते हैं। जिस संस्कृति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, ऐसी संस्कृति भौतिक संस्कृति कहलाती है। आठवां जो पॉइंट है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। क्या? संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। अनुकूलन का मतलब है कि संस्कृति की जो इकाइयां हैं उनमें एक दूसरे से सब हम जुड़े होते हैं। इकाइयां संगठित रूप से मिलकर संपूर्ण संस्कृति व्यवस्था
को बनाए रखती है, संस्कृति की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखती है। तो कहने का मतलब है कि संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है, अर्थात संस्कृति में प्रत्येक इकाई से हम जुड़े होते हैं और जुड़कर ये इकाइयों से जुड़कर संस्कृति जो है एक संतुलन का काम करती है। क्या करती है? संतुलन का काम करती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है और जोड़कर एक संतुलन को बनाए रखती है। इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था एवं संतुलन को बनाए रखने में योग रखती है, संतुलन को बनाए रखने में योग रखती है। 10 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। क्या? संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में क्या होती है? मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण है वो सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। किसमें होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है, जिसमें वो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, तौर तरीके, उनको सांस्कृतिक पर्यावरण में रहकर वह सीखता है और अपनी संस्कृति को सीखकर आत्मसात करता है। और आत्मसात करता है संस्कृति से पले हुए व्यक्ति दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। इस कारण संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्तित्व पर होती है। यानी कि कहने का मतलब है संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में योग देती है। व्यक्तित्व के निर्माण में क्या होती है? योग देती है, मौलिक होती है। यानी कि हम जो समूह में रहते हैं, समूह या जिस समुदाय में रहते हैं, जिस धर्म के हम हैं, तो उस धर्म के रीति रिवाजों का हम पालन करते हैं। उनके जो है परिपाटी है, उनकी परंपरा, उनकी रहन सहन, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके विवाह के तरीके, उनकी सारी चीज़ें जो है हम अपनाते हैं। और अपनाकर हम संस्कृति से, धर्म से जुड़े होते हैं, दर्शन से जुड़े होते हैं, कला से जुड़े होते हैं, विज्ञान से जुड़े होते हैं, प्रथाओं से जुड़े होते हैं और अपने व्यवहार को डेवलप करते हैं और जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में क्या होती है? मौलिक होती है। लास्ट पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे, संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है। क्या? संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है। अधिव्यक्ति का मतलब ये है कि क्रोवर ने संस्कृति की जो विशेषताओं का उल्लेख किया है वो अधिव्यक्ति का अर्थ है संस्कृति का जो निर्माण है एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाता, संस्कृति का एक भाग का उपयोग करता है, संपूर्ण संस्कृति का व्यक्ति उपयोग नहीं करता। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह के द्वारा ही होता है। संस्कृति का जो निर्माण किया जाता है वो संपूर्ण समूह के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ तक तो हम पढ़ा रहे थे आपको संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा, संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा और संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताएं। आज तक के लिए, आज तक का अध्ययन यहाँ तक ही है। आपको धन्यवाद। अगला जो वीडियो पर हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो है भौतिक और अभौतिक संस्कृति।